आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में ग्राम पंचायत इटवा से प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान राजकुमार तिवारी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपका परशुरामपुर राजनीति में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य, कई बार आप प्रधान निर्वाचित हुए हैं, तो बहुत लंबा अनुभव रहा है। काफ़ी जानकारी आपसे आज हम लेने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। हमारी इस परशुरामपुर ब्लॉक की राजनीति हमेशा बदलती रहती है, आपके दृष्टिकोण से कैसा अनुभव आपका रहा है, इसको हम लेने की कोशिश करेंगे। प्रधानों की समस्या पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, ब्लॉक पे अधिकारियों के द्वारा जैसे कमीशन मांगा जाता है, आप को इतनी सफलता मिली, तमाम सारे विषय पे चर्चा करेंगे। सर, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है मिश्रा जी। आपकी इस प्रयास के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप जब राजनीति शुरुआत किए, विभिन्न पदों पर आप रहे हैं, जैसा कि एक समय ऐसा था राजकुमार तिवारी का पूरे क्षेत्र में नाम चलता था कि जिला पंचायत भी आप ही हैं, बीडीसी भी आप ही रहे हैं, प्रधान भी आप ही रहे हैं। ऐसा जल्दी संयोग नहीं बनता है, या कहना बहुत आसान है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के लिए इसको एक साथ में प्राप्त करना बड़ा कठिन काम होता है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसा है कि पहली बार 1988 में जी मैं प्रधान चुना गया जनता द्वारा। उसके लिए आज भी जनता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तब हमारी कोई रुचि नहीं थी राजनीति में। मैं परशुरामपुर में छात्र जीवन के बाद जब मैं आया जी तो यहाँ एक व्यापारी के रूप में अपना करियर मैंने शुरू किया। जी परशुरामपुर की सबसे बड़ी दवा की दुकान, परशुरामपुर में सबसे बड़ी कपड़े की दुकान, परशुरामपुर में सबसे बड़ी साइकिल की दुकान, मैं अकेला होते हुए भी 3 दुकानों का मालिक था जी और सफल व्यापारी था। ऐसी स्थिति में मेरी कोई रुचि नहीं थी राजनीति में, लेकिन ये हमारे ग्रामवासी उनके सौजन्य से, उन लोगों के कहने से 1988 में पहली बार अनमने ढंग से जी मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और चुनाव मुझे जिता करके ग्राम पंचायत इटवा का प्रधान बना दिया। जी उसके बाद 1995 आया। उस बार 7 साल तक चुनाव नहीं हुए थे पंचायतों के। 88 के बाद 1995 में जी चुनाव आया, जब सरकार ने 72वां 73वां संविधान संशोधन लागू करके परिसीमन करके नए ग्राम पंचायतों का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का गठन करके त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था के तहत चुनाव सरकार द्वारा जब कराया गया, तो हम थे तो अकेले। जी मेरा परिवार बहुत छोटा था, लेकिन एक महत्वाकांक्षा थी। हम अकेले होते हुए भी परिवार में पारिवारिक कोई सपोर्ट भी नहीं था। इसके बावजूद प्रधान पद के लिए मैंने अपनी माताजी के नाम से पर्चा दाखिल कर दिया। जी बीडीसी के लिए हमने अपने पत्नी के नाम पर्चा दाखिल कर दिया, और जिला पंचायत सदस्य के लिए मैं खुद प्रत्याशी के तौर पे जनता के दरबार में पेश हुआ। जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने मेरा सहयोग किया। बहुत ही कड़े संघर्ष में शासन भी मेरे खिलाफ था। उस समय शासन द्वारा मेरे खिलाफ बड़ी जातियाँ की गईं। जी लोगों ने यूनाइट होकर के जो नहीं करना चाहिए था वो मेरे साथ किया। मेरा बहुत बड़ा उत्पीड़न किया गया सरकार द्वारा, यहाँ के बड़े लोगों द्वारा। हालांकि मैं किसी का विरोध तब तक मैंने न किया था और ना ऐसी कोई वजह बनती थी कि लोग मेरा विरोध करें। जी जी इसके बावजूद बड़े लोगों ने, क्षेत्र के जो ठेकेदार बड़े बड़े लोग थे और सत्ता ने जम के मेरा विरोध किया। लेकिन मैं ऋणी हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस क्षेत्र की जनता को, जिसने इतने विषम परिस्थितियों में भी मुझे 3 पद जिता करके मेरे सम्मान में 4 चांद लगाया। जी और मेरी माताजी 1995 में प्रधान पद पर निर्वाचित हुई, मेरी पत्नी बीडीसी पद पर निर्वाचित हुई,
और मैं खुद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से बहुत बड़े संघर्ष और शासन के विरोध के बावजूद जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुआ जी। इसका टोटल श्रेय जनता को जाता है। उन विषम परिस्थितियों ने जनता ने मेरा जिस तरह साथ दिया उसके लिए मैं आज भी ऋणी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। सर, अभी आपने बताया कि मेरा बहुत उत्पीड़न हुआ, जैसे सत्ता का दबाव झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज के टाइम में तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि लोगों के कम से कम आपको पर्चा दाखिल करने को अवसर मिला और आप चुनाव लड़े और जीते, बेशक विरोध हुआ आपका। आज के टाइम में पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जाता, पर्चा फाड़ दिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता, थानों पर बिठा लिया जाता, ऐसी परिस्थिति बनती। कितना परिवर्तन ये देख रहे हैं आप? मिश्रा जी, परिवर्तन बहुत बड़ा है। परिवर्तन लोगों की सोच में है जी। परिवर्तन लोगों की कार्यशैली में है, परिवर्तन लोगों की नीयत में आ गया है। आज और तब में सबसे बड़ा फर्क ये है कि तब लोगों में विश्वसनीयता का एक बंधन था जी। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे, जो जिसके साथ रहता था उसके साथ दिखाई पड़ता था समाज में। आज की स्थिति ये है कि यूज एंड थ्रो की नीति है, अवसरवादिता है, और जिस भी तरह से लोगों का वोट मिले, जनता को ठगने में, लोगों को अपने ढंग से यूज करने में, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करने में, कहीं भी नैतिकता की बात की ही नहीं जाती है, सिर्फ स्वार्थ की बात की जाती है। स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा, सब कुछ दारोमदार इस बात पर है जी। तो जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि तब जो नैतिकता थी, आज वो नैतिकता नहीं है। तब जो विश्वसनीयता थी आपस में, समाज में एक दूसरे के प्रति, आज वो विश्वसनीयता नहीं है। आज स्वार्थ ही सब कुछ है। स्वार्थ सिद्धि कैसे हो, सफलता कैसे मिले, उसके लिए आज का नेता सब कुछ करने को तैयार रहता है। और यही कारण है कि वो इलेक्शन तो जीत जाता है, चुनाव तो जीत जाता है, पदासीन हो जाता है, लेकिन जनता दिल से उसे वो सम्मान नहीं दे पाती जो पहले दिया करती थी। जी सर, आप काफ़ी लंबे समय से प्रधान रहे हैं, पहले भी प्रधान रहे हैं, वर्तमान में भी आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। बहुत सारे प्रधानों का कहना है कि हमसे अधिकारी वहाँ पे मनमानी तरीके से ब्लॉक पे कमीशन मांगते हैं। जब कोई बजट जाता है पास काम करवाने के लिए, कार्य योजना बनती है, तो जब सब कुछ वहीं पे हमको दे देना पड़ेगा तो हम गांव में विकास कैसे करेंगे। बहुत सारे प्रधान व्यक्तिगत रूप से हमसे आकर कहते हैं कि हमारी समस्या आप उठाइए, इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। इस पे सर आप? मिश्रा जी, जहाँ तक प्रधान पद की बात है, प्रधान पद ये बड़ा ही कठिन पद है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधान को कर्तव्य की गठरी तो बहुत बड़ी दी गई है, लेकिन अधिकार के मामले में उसे जितना अधिकार चाहिए उतना नहीं दिया गया है। उसके पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है। उसको हर जगह याचिकाकर्ता के रूप में ही अपनी बात कहनी पड़ती है। जी। सब कुछ अधिकारियों के भरोसे ही प्रधान का पद जो है उस पर रहने वाला व्यक्ति अधिकारियों की मर्जी से काम करने के लिए मजबूर है और उनकी मेहरबानी के बिना वो कुछ कर नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है संविधान का, इस देश की व्यवस्था का। प्रधान पद ही एक ऐसा पद है जिसमें जिम्मेदारियों का बोझ तो लाद दिया गया है, लेकिन उसको सुविधा नहीं दी गई है। जी। हम आपको एक ऐसी चीज़ व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं जिसका कोई कानूनी स्वरूप नहीं है। प्रधान एक ऐसा पद है कि गांव में कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, कोई भी समस्या हो आम जनता की, प्रधान को हर जगह आगे खड़ा होना पड़ता है। सर, समस्या ये भी तो रहती है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया जाएगा तो ग्राम प्रधान अपने आप को विधायक समझने लगते हैं। वो गांव में अपने जो विरोधी हैं उन्हीं का विरोध करने लगेंगे कि हम घर तुम्हारा उजड़वा देंगे, तमाम प्रकार का। नहीं, विधायक से प्रधान की तुलना खोजते हैं। मिश्रा जी, प्रधान की तुलना विधायक और एमपी से की ही नहीं जा सकती। देखिए, एक बात बता दें, वो तो बड़ा ही सम्मानित पद है, लेकिन प्रधान का बड़ा छोटा पद है, लेकिन उस प्रधान को उसके पद के मुताबिक सुविधा नहीं दी गई है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। जैसे विधायक के पास बहुत ही संसाधन हैं,
एमपी के पास बहुत ही संसाधन है, कदम कदम पर उसको सरकार की सुविधाएं मिलती हैं, वो कहीं जा सकता है, कहीं हर जगह उसके पास बजट है जी। प्रधान को बजट जो दिया जाता है, सरकार ये सोच करके बजट देती है कि प्रधान इसमें से 1 रुपया भी जी। वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। उसको संवैधानिक रूप से इतना बांध दिया गया है मिश्रा जी कि अगर गांव में अधिकारियों की एक टीम जाती है तो प्रधान का ये नैतिक कर्तव्य है, एक दायित्व है कि उस टीम का प्रधान स्वागत करे, उन लोगों की आवभगत करे जी। लेकिन प्रधान को किसी काम के लिए, जनता जनार्दन के लिए, किसी समस्या के लिए जिला पर जाना पड़े, राजधानी जाना पड़े, किसी अधिकारी से मिलने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़े, प्रधान को कोई टीए नहीं मिलता जी। ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक ग्राम पंचायत का अगुआ, मुखिया, प्रधान जब कहीं अपनी समस्या को लेके जाएगा, जनता की समस्या को लेकर के जाएगा, तो वो जब जाएगा तो उसके जाने में जो खर्च होगा वो कहाँ से आएगा? प्रधान 10 रुपया भी कहीं अपनी मर्जी से, बजट चाहे जितना लंबा हो, लेकिन वो सामाजिक कार्यों में नहीं खर्च कर सकता। इस पर सरकार को सोचना चाहिए जी। प्रधान कोई संत महात्मा नहीं है, प्रधान की अपनी आवश्यकताएं हैं, वो दिन रात जिम्मेदारियों से लदा हुआ होता है, समाज के लिए उसको लड़ना है, समस्याओं से जूझना है, उसको जिला मुख्यालय पर जाना है, 10 लोगों को डील करना है, अधिकारियों कर्मचारियों से मिलना है, और इस सब में जो मेंटेनेंस होता है वो प्रधान कहाँ से करेगा? जी। अपनी जेब से करेगा। अगर प्रधान सक्षम नहीं है तो कैसे करेगा? क्या इस बात पर कभी सरकार ने सोचा है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इससे संबंधित सुविधाएं दी गई हैं जी। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधान को भी सुविधा दी जानी चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए जी। जो सरकार नहीं सोच रही है। जी सर, प्रधान कोई काम करता है, सारे अधिकारी उससे उम्मीद करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रधान कुछ भी काम करता है, विकास का काम करता है, काम होने के बाद नीचे से ऊपर तक उसकी जांच की जाती है। एक आदमी अगर शिकायती पद दे देता है तो प्रधान की जांच शुरू हो जाती है, लेकिन जब प्रधान विकास का काम कर रहा होता है उस समय किसी प्रोजेक्ट के तहत जो धनराशि सरकार देती है प्रधान को खर्च करने के लिए, उसका मिसयूज न हो, उसकी हिस्सेदारी न बटे जी, उसको ब्लैकमेल न किया जाए। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जी। अधिकारी लोग अगर प्रधान से को ब्लैकमेल करके, प्रधान के मजबूरी का फायदा उठा करके गलत हिस्सेदारी अगर कायम करते हैं तो इसके लिए अधिकारी कर्मचारी को कैसे दंडित किया जाए, ये सोचना सरकार का काम है। क्योंकि सारी जांच तो झेलता है प्रधान, समस्याएं झेलता है प्रधान, बाद में तो हिस्सेदार लोग अलग हो जाते हैं, अकेले प्रधान के कंधे पर आ जाता है। इसके लिए सरकार को कोई बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत व्यवस्था देनी चाहिए जी, कि प्रधान मजबूर हो करके कोई काम न करे, प्रधान सबल होकर के काम करे। गांव के विकास में उसके रास्ते में रोड़े न अटकाए जाएं, गांव के विकास में जो धनराशि प्रधान द्वारा खर्च किया जाए उसमें कोई हिस्सेदारी ना कायम कर सके, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जी सर, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा लंबा अनुभव रहा है परशुरामपुर की राजनीति को लेकर। तमाम परिस्थितियां हमारे इस परशुरामपुर को लेकर बनी है। जैसा हमारा ये हर्रैया विधानसभा में परशुरामपुर ब्लॉक बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और ये समय समय पे अपना हमेशा रंग इसका बदलता रहता है। क्या कारण है इसका सर? क्या अनुभव आप करते हैं इससे? मिश्रा जी, हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में परशुरामपुर ब्लॉक का एक अलग महत्व है जी। मतलब अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हर्रैया विधानसभा से निर्वाचित विधायक हों या सांसद हों,
परशुरामपुर ब्लॉक का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी। परशुरामपुर ब्लॉक वैसे भी आकार के मामले में, जनसंख्या के मामले में भी बड़ा विकास खंड है। यहाँ वोटर भी ज़्यादा हैं, जनसंख्या भी ज़्यादा है और इनकी निर्णायक भूमिका रहती है जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि सम्मानित नेतागण ये बार बार जनता को ठगते हैं और बाद में जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। ये राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है जी। क्योंकि देखिए मिश्रा जी, एक बात बता दें, वही चेहरे कभी सपाई बन के जनता को ठगने आते हैं, कभी भाजपाई बन के ठगने आते हैं, कभी बसपाई बन के ठगते आते हैं। जी। उनका अपना तो कोई वसूल सिद्धांत रहता नहीं है। उनका तो सिर्फ ये स्वार्थ रहता है, उनका ये उद्देश्य रहता है कि हम विधायक कैसे बने, क्या करके बने, हम सांसद कैसे बने, क्या करके बने। बेवकूफ़ तो जनता को बनना पड़ता है। जी। जी। जो निर्वाचित सम्मानित सदस्यगण हैं, ये तो अपनी सिद्धि के लिए, ये तो अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जनता तो ठगी जाती है, जीतने के बाद भी तो लोग अपने पराये का फर्क भूल जाते हैं। जी। जो जनता दिल से सहयोग करती है, और इस मामले में ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है। किसी भी चुनाव में जो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जो असली वर्क करता है, असली मेहनत करता है, वो कार्यकर्ता होता है। और नेता लोग जब पदासीन होते हैं तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, उनके त्याग को भूल जाते हैं, उनके मेहनत को भूल जाते हैं, जिनके बल पर वो उतने ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। जी। और कार्यकर्ता बाद में उपेक्षित हो जाता है। कुछ इने गिने लोग तथाकथित जो अपने बात करने की कला में माहिर होते हैं, वो करीब बैठ करके नेता का उपयोग करते हैं और जनता और चुने हुए नेता के बीच में एक ऐसी दीवार बन के खड़े होते हैं कि नेता जनता से दूर हो जाता है और वो जब तक सोचता है तब तक देर हो चुकी होती है और दोबारा इलेक्शन में ही ये दूरी मिटती है जब उसको वोट की ज़रूरत होती है। जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान राजकुमार तिवारी जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने प्रधानों की समस्याओं को उठाया, किस प्रकार से उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। परशुरामपुर की राजनीति पे मैंने चर्चा किया कि किस प्रकार से ये राजनीति अपना रंग बदलती रहती है। यहाँ पे बहुरूपीय बनकर तमाम सारे लोग ठगने आते रहते हैं। माननीय तिवारी जी के माध्यम से बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया कि प्रधानों को उनकी समस्याओं के लिए जब वो निदान करने के लिए ब्लॉक पर जाते हैं, उनको किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कि उनको उनके अधिकार बढ़ाए जाने की मांग किए कि हर तरीके से अधिकारी बजट ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो प्रधान उसको झेलता है, समस्या प्रधान झेलता है। इसलिए उनको अधिकार, उनको अलग से कुछ मिलना चाहिए। एक इसमें व्यवस्था आनी चाहिए कि पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए और इस प्रकार से जो भी दबाव में आकर प्रधानों को करना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है, इस प्रकार की समस्या से निजात मिले और हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो। परशुरामपुर की राजनीति को लेकर जैसे जिस प्रकार से तिवारी जी के माध्यम से बयान आया कि यहाँ पे बहुरूपीय बनकर अलग अलग पार्टी से जनता को ठगने का काम करते हैं, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के लिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय तिवारी जी के माध्यम से तमाम सारे प्रश्नों को उठाया गया। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि इन सब विषय पे ध्यान देना चाहिए और इसके निस्तारण के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। मिश्रा जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका इतना अच्छा प्रयास ग्रामीण इलाके में, जहां इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि कोई आदमी अपनी आवाज़ आम जनता तक पहुंचा सके, आपने इतना सार्थक और प्रशंसनीय प्रयास किया है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, प्रधान रहा भी हूँ काफ़ी लंबे समय से। प्रधान भाइयों की समस्या को लेकर के, और सारी समस्याएं तो ठीक हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विकास खंड पर प्रधानों को यथोचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस बात का प्रयास किया जाए कि प्रधान सम्मानित पद पर हैं, विकास खंड के एक अंग हैं,
आम जनता के मुखिया बन करके वो ब्लॉक पर जनता की समस्याओं के लिए, ग्रामीण अंचल के विकास के लिए जब वो जाते हैं ब्लॉक मुख्यालय पर, तो उनको एक आम आदमी जैसे डील न किया जाए। उनको सम्मान देने के लिए जो संभव हो, वहाँ के सक्षम लोग जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, वो प्रधानों को यथोचित सम्मान दिए जाने की व्यवस्था जरूर करें। जी, तिवारी जी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया कि ब्लॉक पे प्रधानों को सम्मान नहीं दिया जाता। मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ये एक कार्यक्रम चल रहा था कि प्रधानों को सम्मानित किया जा रहा था। जगह जगह ब्लॉकों पर कार्यक्रम किया जा रहा था, लाखों रुपए खर्चा करके अच्छे ढंग से स्टेज लगाकर, कुर्सी लगाकर तमाम सारे महोत्सव के तहत सम्मानित किया जा रहा था। मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि चुनाव के टाइम में आप प्रधानों को सम्मानित करते हैं, आप उस ब्लॉक पे जो भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको आप फ़ोन करके उनको समझाइए, उनको टाइट कीजिए कि किस प्रकार से प्रधानों को सम्मान मिलना चाहिए, किस प्रकार से कार्य योजना होनी चाहिए। और डायरी देकर, गमछा देकर आप प्रधानों को सम्मानित करें चुनाव के टाइम में। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे ग्राम पंचायत का, ना इससे विकास होने वाला है। प्रधानों को 5 साल तक कैसे वो विकास करें, कैसे उनके विकास में उनका अधिकारी सहयोग करें, ये आप उनका सम्मान दिलाने का काम कीजिए। नहीं तो जनता आपको भी समझ रही है कि किस तरीके से आप उनके साथ में कार्य कर रहे हैं, इससे कोई आपको भी लाभ नहीं होने वाला। मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप सभी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो सहयोग कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, आपके विकास के लिए, आपके समस्याओं के निस्तारण के लिए, आप सभी भली बात उसको समझते हैं और आगामी चुनाव में आप इसका जवाब पूर्ण रूप से देने का काम करेंगे। सर, हमारे साथ जुड़े और इतना सब कुछ आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपका प्रयास बड़ा ही सराहनीय है और आपका भविष्य उज्जवल हो। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।